आज हम बात करेंगे कक्षा 10वीं की पाठ नंबर 3 की। पाठ नंबर 3 धातुओं और अधातुओं से रिलेटेड है और इस चैप्टर में हम जो टॉपिक आज पढ़ेंगे वो है धातु और अधातुओं में अंतर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जामिनेशन में बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, धातु अधातुओं में अंतर है क्या। तो सबसे पहले आप जब भी इस वीडियो को देखने बैठें तो आप लोग एक कापी और एक पेन लिख रखें, साथ में ले लें, और जैसे जैसे हम इसमें इनके अंतर पढ़ेंगे तो आपने वो भी अंतर अपने अपने किताब के ऊपर लिखने हैं। तो सबसे पहले जो हमें नॉलेज आज तक है धातुओं और अधातुओं के बारे में, हम उसको नोट करेंगे। तो सबसे पहले जैसे हमें पता है कि धातुएं क्या होती हैं, चमकीली होती है, धातुओं में एक विशेष चमक होती है। तो हमें पहला पॉइंट आ गया हमारे पास कि धातुएं क्या होती हैं, धातुओं में एक विशेष चमक होती है और अधातुओं में चमक नहीं होती है। ये एक पहला अंतर है जो हमें पता है आज तक के। उसके बाद दूसरा अंतर जो हमें पता है वो शायद वो ये है कि धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। अब सबसे पहले कि हम इन आगे हम इससे आगे जाएं तो हम सबसे पहले कुछ धातुओं को उदाहरण लिख लेते हैं। जैसे हमें पता है धातु क्या है, धातु जैसे कि लोहा है, सोना है, चांदी है, ये सभी क्या हैं, धातुएं। और अधातुएं क्या होगी, जैसे कि हमारे पास ऑक्सीजन अधातु है, सल्फर अधातु है, नाइट्रोजन अधातु है। तो इस प्रकार से ये अधातुएं हैं। तो हमें ऊष्मा के सुचालक या चालक का मतलब कि अगर हम लोहे के एक सिरे को गर्म करेंगे, हमारे पास लोहे का एक टुकड़ा है, सोने का एक टुकड़ा है, अगर इसके एक सिरे को गर्म किया जाएगा तो दूसरा सिरा क्या होगा, ऑटोमेटिकली गर्म हो जाएगा। तो मतलब इसका क्या होगा कि गर्मी या हीट जो है यहाँ से अगर चली तो यहाँ से यहाँ को होते हुए आगे जाते 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 दूसरे सिरे तक पहुँच सकती है। तो इसका मतलब कि ये ऊष्मा को चालन कर रहा है, ये इसमें से ऊष्मा चालन हो रही है। तो इसलिए लोहा क्या है, ऊष्मा का चालक है। तो लोहा क्या, सारी की सारी धातुएं ही क्या होती हैं, ऊष्मा की चालक होती हैं। तो ये एक अंतरिया है यहाँ से कि धातुएं ऊष्मा की चालक होती हैं, धातुएं ऊष्मा की चालक हैं और अधातुएं ऊष्मा की चालक नहीं होती है। हमें पता है नाइट्रोजन, सल्फर या कुछ और चीज़ें ये क्या होती हैं, इसकी चालक नहीं होती हैं। उसके बाद हम बात करें कि जैसे हमने लोहे की बात की, सोने की बात की, ये हमारे पास लोहा है, आयरन है, और यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन है। तो जैसे हवा है हमारे पास, इसमें बहुत सी गैसें हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। तो हम हवा से आर पार देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं, जबकि लोहे के आर पार नहीं देखा जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हाँ, ये जो लोहा है ये क्या है, अपारदर्शी है। ये एक अपारदर्शी चीज़ है, मतलब इसके आप आर पार नहीं देख सकते हैं। जबकि ऑक्सीजन या नाइट्रोजन क्या है, ये पारदर्शी है, ये पारदर्शी है। तो इसका मतलब हुआ कि आयरन अपारदर्शी है, सोना अपारदर्शी है, और बहुत सी धातुएं जो हो के अपारदर्शी होती हैं। तो इससे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, अपारदर्शी होती हैं, इनके आप आर पार नहीं देख सकते हैं। धातुएं होती हैं अपारदर्शी। लेकिन धातुएं जैसे हमने बात की ऑक्सीजन या ये चीज़ें जो है ये पारदर्शी हैं, इनसे पार देख सकते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं कि सारी की सारी अधातुएं पारदर्शी हैं। सल्फर की बात करो वो पारदर्शी नहीं है। तो अधातुएं पारदर्शी भी हो सकती हैं, अपारदर्शी भी हो सकती हैं, और पारभाषी मतलब जिनके आस पार धुंधला सा दिखे। तो ये एक और मेजर डिफरेंस है धातु और अधातुओं के बीच। धातुएं अपारदर्शी होती हैं और अधातुएं पारदर्शी भी हो सकती हैं, अपारदर्शी भी और पारभासी भी हो सकती हैं। तो ये एक और अंतर हमें इसका पता लगा। उसके बाद एक और हम आगे बढ़ते हैं तो क्या है, धातुओं में एक और विशेष गुण होता है। जैसे कि हम लोग जो हैं सोने के या चांदी के गहने पहनते हैं, या फिर आपने देखा होगा लोहा है, लोहे को हम पीट पीट के पतली चादरें बना लेते हैं और उसकी शीटें बनाते हैं, उसके हम बहुत से यंत्र बना लेते हैं। तो धातु में एक विशेष गुण है। लेकिन अधातुओं को अगर आप लोग सल्फर को या किसी और चीज़ को आप ले कि उसको हम पीट पीट कर पतली चादरें बना लें तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो इस विशेष गुण को, इसको कहते हैं अघात वर्ध्यता। अघात मतलब घात करने पर, अघात मतलब घात करने पर, जो वर्ध मतलब बढ़ जाए, अघात वर्ध्यता, वर्ध्यता।
तो अघात वर्ध्यता या अघात वर्धनीयता। तो ये जो धातुओं का एक विशेष गुण है कि इसके ऊपर अगर आप आघात करेंगे तो इसको मारेंगे तो ये वर्ध्य मतलब बढ़ जाएंगी। ये अगर धातुओं को आप पीटेंगे तो ये पतली पतली चादरें, इनकी हम पतली पतली चादरें बना सकते हैं, पतली पतली शीट्स बना सकते हैं। तो ये एक विशेष गुण है और इस गुण को हम क्या बोलते हैं, इस गुण को हम कहते हैं अघात वर्ध्यता। जबकि धातुओं में ऐसा नहीं होता है। तो धातुएं एक और अंतर हमारे पास हुआ कि धातुएं अघात वर्ध्य होती हैं, अधातुएं अघात वर्ध्य नहीं होती हैं। इसके बाद हम अगले अंतर की ओर चलें तो अगला अंतर क्या है जो इसी पॉइंट से रिलेटेड है कि जो जैसे हम कॉपर है, तांबा है, तांबे को हमने देखा है तांबा कहाँ प्रयोग होता है, तारों में, बिजली की जो तारें होती हैं उसमें प्रयोग होता है, क्योंकि ये विद्युत का सुचालक है और इसमें से बिजली जो है, विद्युत जो है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। तो क्या हम धातुओं के भी ऐसी पतली पतली तारें बना सकते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इनकी तारें नहीं बन सकती हैं। तो ये भी एक गुण है, धातुओं में ही एक विशेष गुण है। आप लोहे की, सोने की, चांदी की तारें बना सकते हैं पतली पतली। ये अलग बात है कि किसी धातु की तारें बहुत 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 बारीक बन जाएंगी और किसी की कम बनेगी। तो इस गुण को, जब किसी धातु को हम जो है पतली पतली तारों में खींच सकते हैं, तो इस गुण को बोलते हैं तन्यता। धातु को आप पतली पतली तारें, ऐसे पतली पतली तारें बना सकते हैं और पतली तारों के रूप में खींचने के इस गुण को धातु के हम कहते हैं तन्यता। जबकि धातुओं में तन्यता का गुण क्या होता है, नहीं होता है। इसको पतली तारों के रूप में नहीं खींचा जा सकता है। एक जैसे हम बात करें तन्यता की, तो जो सोना होता है, अगर 1 ग्राम सोना, अगर हम 1 ग्राम सोना लें, 1 ग्राम हम गोल्ड लें, तो 1 ग्राम सोने को हम खींच कर 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं। 2 किलोमीटर लंबी तार इस खींच कर बनाए जा सकते हैं 1 ग्राम सोने से। तो इस बात से हम आइडिया लगा सकते हैं कि सोना कितना तन्य है। और तन्यता का और जो आघातवर्ध्यता हमने पढ़ी, ये गुण बहुत ही इम्पोर्टेंट है धातुओं के लिए, और जो कि धातुओं में नहीं होता है। अब इसके बाद हम अगले जो क्वालिटी है, अगला जो गुण है, उसके ऊपर हम बात करें तो वो आता है कि जो धातुएं होती हैं उनका क्वथनांक और उनका गलनांक बहुत उच्च होता है। मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ऊंचा होता है, हाई होता है। मतलब अगर आपने किसी ठोस को द्रव में बदलना है, किसी कोई धातु है जो ठोस अवस्था में है, उसको हमने द्रव में बदलना है, और अगर हमने को पिघला दिया, उसको हमने गैसियस पॉइंट में बॉयल करके, जैसे पानी को बॉयल करते हैं तो 100 डिग्री पर पानी उबलता है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो वो जो पॉइंट है, टेम्परेचर है, वो धातुओं के लिए बहुत ऊंचा होता है ज़्यादातर, और धातुओं के लिए ऐसा नहीं होता है। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, इनकी क्वथनांक है, और जो गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, वो क्या होता है, कम होता है। ये लो होता है, ये कम होता है, और धातुओं का उच्च होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। इसमें कुछ अपवाद हो सकते हैं, जैसे एक हमारे पास धातु है गैलियम और एक सीजियम। इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, इतना कम होता है अगर इनको आप हाथ में रखेंगे तो जो हमारा हाथ का टेम्परेचर, ह्यूमन टेम्परेचर जैसे होता है 37 डिग्री सेल्सियस के करीब, तो ये जो इतना हीट है वो काफ़ी है, और इस हीट से ही क्या होगा, वो पिघल जाती हैं। तो इसलिए गैलियम और सीजियम को अगर आप हथेली के ऊपर रखेंगे तो वो पिघल जाती हैं, क्योंकि उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत कम है। तो ये एक और अंतर हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट अंतर की अगर बात करें तो वो क्या है, वो है कि अवर्त सारणी। जो अवर्त सारणी होती है हमारे पास, अवर्त सारणी के अगर हम देखें तो हम वहाँ से देख लेते हैं। जो हमारे पास अवर्त सारणी होती है, जैसे ये हमारे पास अवर्त सारणी है, अवर्त सारणी में अब हम देखें, यहाँ पर ये धातुएं लिखा है और ये अधातुएं हैं। ऐसे जो कलर दिया हुआ है ये धातुओं का, तो ये सारा का सारा क्या है, इस पोर्शन ये क्या है, धातुओं से रिलेटेड है, और ये अधातुओं वाला इस साइड से रिलेटेड है। तो अवर्त सारणी की जो बाईं साइड है, जो अवर्त सारणी है,
आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल, इसके हम अगला टॉपिक है, हम इनको इसका बाद में पढ़ेंगे। लेकिन आवर्त सारणी में हमने एक आवर्त सारणी है, इसमें हमने तत्वों को अरेंज कर रखा है। तो इसमें जो बाईं साइड को है वहाँ पर क्या रखी गई हैं, धातुएं रखी गई हैं, और जो दाईं साइड है आपकी वहाँ पर क्या रखी हैं, अधातुएं रखी गई हैं। तो ये भी एक डिफरेंस है कि पीरियोडिक टेबल में या आवर्त सारणी में बाईं ओर को धातुएं हैं और दाईं ओर को अधातुएं हैं। उसके बाद और अगर हम अंतरों की बात करें तो और अंतर क्या हो जाएंगे हमारे पास, और अंतर होंगे हमारे पास कि जो धातुएं होती हैं, अगर हम धातुओं को आपस में मिला दें, एक धातु प्लस दूसरी धातु मिला दें तो मिल जाती हैं, और आपस में मिल के क्या बनाती हैं, ये मिश्र धातु बना देती हैं। अगर हम एक धातु और दूसरी धातु, दो धातुओं को, दो या से अधिक धातुओं को मिलाएंगे तो मिश्र धातु बनती है। लेकिन अधातुएं आपस में नहीं मिलती हैं। अगर हम अधातुओं की बात करें तो ये आपस में मिलके मिश्र धातु नहीं बनाती हैं। तो ये एक और अंतर हो गया कि धातुएं आपस में मिलकर मिश्र धातु का निर्माण करती हैं और अधातुएं मिश्र धातु का निर्माण नहीं करती हैं। और अधातुओं की बात चली है, मिश्र धातुओं की बात चली है। अगर मान लो कोई दो धातुएं, दो मेटल है, एक मेटल एक है और दूसरी प्लस और हमने मेटल कर दी, और उसमें से एक मेटल क्या है, मरकरी है, पारा है। तो जो रिजल्टिंग जो मिश्र धातु बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, अमलगम कहते हैं। उसको हम कहेंगे अमलगम। मतलब एक बार फिर से मैं बताता हूँ आपको, अगर एक धातु है और एक दूसरी धातु है, इन दोनों धातुओं को अगर हम जोड़ेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, मिश्र धातु। लेकिन अगर इन धातुओं में से कोई एक धातु पारा है, मरकरी है, तो जो मिश्र धातु बनेगी उसको हम अमलगम कहते हैं। तो ये भी एक याद रखने की चीज़ है। उसके बाद हम बात करें कि धातुओं में क्या होता है। धातुओं जैसे हमने कोई बात ली है, एक धातु ले ली हमने, सोडियम ले ली, लिथियम ले ली, ये सारी क्या हैं, धातुएं हैं। हम पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं। तो इनमें का जो अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, जैसे लिथियम की 2 और 1 है, 3 इसका परमाणु संख्या है तो 2 1 है, इसकी परमाणु संख्या 11 है तो इसकी क्या होगी, 2 8 1। तो हमें ये भी पता है कि ज़्यादातर जो मैक्सिमम तत्व होते हैं वो क्या करते हैं, अपना अष्टक पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो इसका अष्टक 2 8 तक हो जाएगा पूरा, इसका यहाँ पर हो जाएगा। तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, स्थिर अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं और इसलिए ये इस एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, छोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ज़्यादातर जो धातुएं होती हैं, धातुएं क्या करती हैं, वो अपनी इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं, मतलब वो अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेंगी, छोड़ने की कोशिश करती हैं। और जब कोई कहीं से कोई इलेक्ट्रॉन जाता है, कोई भी धातु है, जैसे हमारे पास सोडियम है, सोडियम जो है इस 2 8 1 है इसका परमाणु संख्या। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को किसी को दे देगा तो इसके पास 2 और 8 रह जाएगी, तो ये हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, धनायन बनाएगा, Na पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा, धनायन बना देगा। और ये धातुओं की खासियत होती है। धातुएं एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर, लूज करके त्याग देंगी, छोड़ देंगी, इससे कोई ले लेगा, क्या बनाएंगे, वो पॉजिटिव आयन बनाएंगे, धनायन बनाएंगे। जबकि अधातुएं होती हैं, जैसे मान लीजिए हम अधातु की बात करें, कोई अधातु हमने ले ली, हम अधातु ले लेते हैं क्लोरीन, Cl, इसकी परमाणु संख्या है 17, Z = 17। तो इसकी परमाणु संख्या अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे 2 8 और 7 हो जाएगी। तो इसका जो बाहरी कक्ष है इसमें है 7 इलेक्ट्रॉन। अब ऐसा तो नहीं कि ये 7 छोड़ दे, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये सातों को छोड़ दे। तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी क्या है कि ये कहीं से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो कहीं से कहीं इसको इलेक्ट्रॉन आएगा। तो जब इसको इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो हो जाएगा Cl-। तो ये धातुएं जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो इलेक्ट्रॉन लेती हैं, और धातुएं के इलेक्ट्रॉन क्या करती हैं, धातुएं इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती हैं। तो धातुएं इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके धनायन बनाती हैं, और अधातुएं इलेक्ट्रॉनों को लेकर के, वो इलेक्ट्रॉन लेती हैं, गेन करती हैं, एक्सेप्ट करती हैं और ऋणायन बनाती हैं। ये भी एक डिफरेंस है कि ये धनायन बनाती हैं इलेक्ट्रॉन त्याग करके, और ये ऋणायन बनाती हैं इलेक्ट्रॉनों को ले करके। ये एक अंतर और हो गया। उसके बाद
और अंतर हम बात करें तो जो इनके ऑक्साइड होते हैं, जो धातु ऑक्साइड होंगे, जैसे मान लो हम बात करें हमने कोई धातु ले ली, हमने कोई कॉपर ले ली, इसका ऑक्साइड मतलब इसको ऑक्सीजन के साथ हमने क्रिया करवा ली तो ऑक्साइड बन गया CuO। तो हम इसका ये जो उसकी प्रकृति होगी वो कैसी होगी, तो अगर हम CuO को किसी अम्ल से कभी क्रिया करवा दें, हमने कर रखी है ये पिछले चैप्टरों में, तो HCl से भी क्रिया करवाई तो क्या होगा, ये Cu इस Cl से जुड़ जाएगा, CuCl2 ये बन गया प्लस H2 ये बन गया। तो ये CuCl2 है, ये क्या बन गया, एक लवण, ये बन गया हमारे पास एक लवण बन गया, ये है लवण और हाइड्रोजन गैस। तो ये जो अभी क्रिया हमने ये पहले पढ़ी है कि किसी अम्ल से, ये एक अम्ल है, अगर कोई अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करे, कोई अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, लवण बनता है। तो इसका मतलब अम्ल तो हमारे पास है HCl, हमें इसकी प्रकृति का पता करना था CuO का। तो ये जो HCl है इसकी प्रकृति हमें पता है अम्लीय है, तो इसका मतलब ये जो हम CuO है हमारे पास, ये डेफिनेटली क्या होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा, तभी ये लवण बन रहा है। तो ये एक हमें यहाँ से पता लग रहा है कि जो धात्विक, ऐसे ही सभी धातुओं के साथ होता है, तो जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति होती है, ये इनकी प्रकृति क्षारीय होती है। जबकि अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं उनकी प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है। तो ये भी एक अंतर है कि इनकी प्रकृति क्षारीय होती है, इनके ऑक्साइडों की, धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारीय होती है और अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति अम्लीय होती है। उसके बाद इनके जो बॉन्ड्स होते हैं वो हम बात करें, अगर सहसंयोजक बंध, जैसे हम बात करें कि जो धातुएं होती हैं और जो अधातुएं होती हैं वो क्लोरीन से कैसे बंध बनाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर पहले धातु से बात कर लें, जो धातु है हमारे पास, जैसे मान लो सोडियम हमारे पास एक धातु है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास 281, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 281 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो जैसे हमने अभी बात की, अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करे, दे दे किसी को, और ये देना चाहता है, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन दे देगा कहीं से, धनायन बनाना हो उसने, तो 2 8 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। जो 2 8 1 है वो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को देगा तो इसके पास 2 8 ही बचेंगे, तो ये ही बचेगा, तो ये बन गया धनायन। जबकि दूसरी ओर, और सोडियम ध्यान रखना अपनी, कि हमारे पास एक धातु, हम धातुओं के बारे में पढ़ रहे हैं कि जब धातु क्लोरीन से भी क्रिया करती है तो क्या कैसे बंध बनाती है। दूसरी ओर क्लोरीन है 2 8 7 17 इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये जो इलेक्ट्रॉन था यहाँ पर हमारे पास सोडियम के साथ, अगर हम यहाँ से इसको क्लोरीन के पास भेज दें, हमने क्लोरीन के पास अब इसको भेज दिया तो क्या होगा, इसका अष्टक पूरा हो गया। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन जो बच गया Na पॉजिटिव बनने के बाद, जब Na पॉजिटिव बनने के बाद एक इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ दिया तो ये चला गया हमने चला गया क्लोरीन के पास, और इसके पास थे 2 8 7 और इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो 2 बन गए 2 8 8। तो इसका भी अष्टक पूरा हो गया सोडियम का, और साथ में क्लोरीन का भी अष्टक पूरा हो गया। तो ऐसा बॉन्ड, ऐसा बंध दो तत्वों के बीच में जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो, एक से दूसरा को जाएं, एक इलेक्ट्रॉन दे और एक इलेक्ट्रॉन ले, और एक जो है पॉजिटिव चार्ज ले और एक के ऊपर आ जाए नेगेटिव चार्ज। जैसे यहाँ पर है क्लोरीन जो है, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लिए तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ऐसे बॉन्ड को हम बोलते हैं विद्युत संयोजी बंध। तो ये एक अंतर ये है कि सोडियम जब क्लोरीन से अभिक्रिया करते हैं, सोडियम नहीं मतलब धातुएं जब क्लोरीन से अभिक्रिया करती हैं तो विद्युत संयोजी बंध बनाते हैं। एक अंतर हम यहाँ पर वही लिखेंगे कि धातुएं क्लोरीन से अभिक्रिया करने पर विद्युत संयोजी बंध बनाती हैं, जबकि दूसरी ओर अधातुएं क्या करती हैं वो भी हम देखेंगे।
यहाँ पर हम बात करते हैं अधातु। अधातु होगी जैसे हमारे पास कार्बन है, कार्बन एक अधातु है। कार्बन का जो परमाणु संख्या वो है 6, 2 और इसके बाद दूसरे कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको क्या होगा, अब इस ये 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 8 पूरे करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और या तो ये 4 और लेगा कहीं से या फिर इन चारों को भी दे देगा किसी को। इसकी पॉसिबिलिटी दोनों दोनों है, या तो ये 4 ही चले जाएं कहीं को या फिर 4 और आ जाएं। तो अब इसके लिए क्या करेगा ये कार्बन, कार्बन क्या करता है, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन की बात की, हमने क्लोरीन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्लोरीन में फिर वही बात आ गई, क्लोरीन में है 2, 8 और 7, 17 इलेक्ट्रॉन है। तो 17 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास हैं, इसको पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन इसके पास जो हमारे पास कार्बन है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। ये जैसे यहाँ पर हम बात की, जैसे यहाँ पर हैं 1 2 1 2 3 4, ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसके पास बचे हैं। 2 और 4 हमने पहले बात की, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं, पहले में 2 हैं जो कहीं पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में, लास्ट में आगे 4, तो ये आगे वो 4, 1 2 3 4। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन आगे, अब क्या होगा, जो क्लोरीन है, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 यहाँ पर क्लोरीन आ गया, हमने क्लोरीन लगा दिया यहाँ पर 1। तो क्लोरीन के साथ थे लास्ट में, तो 2 4 6 और ये 7 लाल वाला। तो इसके कितने हो गए पूरा, 1 2 हो गए यहाँ पर 2, ये 4 6 और ये 7 और ये वाला हो गया, जो इन्हें शेयर कर लिया। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन था बीच में, ये अब क्लोरीन भी यूज़ करेगा और कार्बन भी यूज़ करेगा। वैसे ही यहाँ पर एक क्लोरीन और लगा दिया हमने, 2 4 6 और ये इसका 7वां इलेक्ट्रॉन, और इस इलेक्ट्रॉन को दोनों शेयर कर रहे हैं। वैसे ही एक क्लोरीन यहाँ पर और लगाएंगे, 2 इसके ये इलेक्ट्रॉन 4 और ये 6 और ये 7, इसको भी दोनों शेयर करेंगे। वैसे ही लास्ट में यहाँ एक क्लोरीन और लगनी, 2 4 और 6 और ये 7 और ये 8वां शेयर करेंगे दोनों। तो यहाँ पर क्या है, हम देख रहे हैं कि दोनों जो तत्व हैं वो शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो ऐसा कोई बॉन्ड इन दोनों में, यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहे हैं ये और ये बॉन्ड, ये सारे के बॉन्ड क्या हैं, ये जो बॉन्ड बन रहे हैं वो शेयरिंग बन से बन रहे हैं। यहाँ पर बॉन्ड बना, ये बॉन्ड बना, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को साझा किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि ये क्लोरीन जो है, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये सिर्फ क्लोरीन का ही है या कार्बन का ही है, ये दोनों यूज़ कर रहे हैं इसको, इन इलेक्ट्रॉन्स को। तो ऐसा बॉन्ड, ऐसा बंध जो इलेक्ट्रॉनों के साझा करने से बने, उसको बोलते हैं सहसंयोजक बंध। तो हम देख रहे हैं कि कार्बन यानी कि अधातु, अगर कोई अधातु जो है क्लोरीन से बंध बनाएगी, अधातु क्लोरीन के साथ बंध बनाएगी, तो कैसा बनाएगी, सहसंयोजक बंध, वहाँ शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की। लेकिन अगर कोई धातु क्लोरीन से बंध बनाएगी तो कैसे बनाएगी, वो बनाएगी विद्युत संयोजी बंध। वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफ़र होंगे, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग होगी, मतलब चार्ज एक्वाजिशन होगी। तो ये एक और अंतर हो गया हमारे पास। उसके बाद धातु और धातुओं में अंतर, और अगर कोई हमारे पास हो, एक और चीज़ अगर हम याद रखें, जो हमने पीरियोडिक टेबल है उसमें है हमारे पास 118 118 के करीब एलिमेंट हैं, और 118 में से क्या है, 91 मेटल्स हैं, और 91 जो तत्व हैं वो क्या है, धातु हैं, और शेष बच जाते हैं, उनको अधातुओं में काउंट करते हैं, और वो बच गए हमारे पास 27। तो ये भी एक आप डिफरेंस बना सकते हैं कि 91 मतलब टोटल तत्वों में से 91 जो है धातुएं हैं और 27 क्या हैं, अधातुएं हैं। तो ये जो था मेजर डिफरेंस जो थे वो मैंने आपको बता दिए। तो अगर इस वीडियो में, मेरे को तो लगता है मैंने सारा ही कवर कर दिया धातु अधातुओं में अंतर, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत लग रही है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, हम उसको दूर करेंगे, कोशिश करूँगा मैं उसको दूर करने की। थैंक यू।